नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। जम्मू कश्मीर में आतंकियों से संबंधित गतिविधियां या आतंकी गतिविधियां कोई नई चीज नहीं है। 1990 से आतंकवादी जो है वो अपनी बौखलाहट को जम्मू कश्मीर में बयां करते हैं और इसी का नतीजा है कि जम्मू कश्मीर में अब एनआईए की रेड्स भी काफी तेज हो चुकी है। पिछले कुछ दिनों से, यानी यूं कहें तो धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में एनआईए ने इस कदर यहां पर रेड्स करना शुरू कर दिया है कि जो भी आतंकियों को पनाह देने वाले लोग हैं या ओजीडब्ल्यूज हैं, अंडरग्राउंड वर्कर्स हैं, उनको खदेड़ने का काम यहां पर एनआईए खूब कर रही है। यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उसके साथ साथ स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी लगातार इन चीजों में जो है वो सम्मिलित हो रही है और यहां पर जो भी इस तरह की गतिविधियां हो रही हैं उस पर लगाम कसने के लिए हर दिन और हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। फिलहाल आज सुबह सुबह एक बार फिर से एनआईए ने एक रेड की है जम्मू में और आपको बता दें इससे कहीं ना कहीं कई सारे इनपुट्स निकलकर जो है वो सामने आए हैं और लगातार सफलताएं भी एनआईए को मिली है। कुछ अपडेट इस वक्त मेरे सामने है और मैं वो विस्तार से आपको पहले बताना चाहूंगा कि आखिर आज क्या हुआ है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए सोमवार को आज के दिन जम्मू कश्मीर में अलग अलग जगहों पर छापा मारा है। आपको बता दें पहले भी इस तरह के कई सारे छापे हमें देखने को मिले और ये छापा, ये जो कार्रवाई है, ये एजेंसी की टीमों ने की है। इसमें जमाते इस्लामी जम्मू कश्मीर द्वारा आतंकी फंडिंग के मामले में यह कार्रवाई की गई है। जमाते इस्लामी का नाम आपने सुना होगा, इसी के ये संबंधित आज की रेड की गई है। अब जमाते इस्लामी के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। जमाते इस्लामी के सदस्यों और समर्थकों के 16 ठिकानों पर पहले भी तलाशी ली गई है, जिनमें से 4 कश्मीर घाटी के बारामूला जिले में हैं और उसके साथ साथ जो 5 शेष हैं वो जम्मू के किश्तवाड़ क्षेत्र में स्थित हैं। यानी कुल मिलाकर जो कुल 16 क्षेत्र हैं यहां पर एनआईए की पहले भी जो है वो कहीं ना कहीं रेड हुई है और सदस्यों और समर्थकों के 16 ठिकानों पर तलाशी ली है। जो भी इनके समर्थक हैं, जो भी इनके साथ जुड़े हुए हैं, उन पर अब लगातार जो है वो नकेल कसी जा रही है। इसके साथ साथ तलाशी के दौरान कई आपत्तिजनक सामग्री, डिजिटल उपकरण जब्त किए गए हैं और साथ ही साथ मामले में और सुराग के लिए जांच की जा रही है। लगातार पूछताछ की जा रही है कि आखिर आपके संपर्क में और कितने लोग हैं, कितने युवा इनकी चपेट में आ रहे हैं, कितने युवा जो हैं वो अपने ही देश के खिलाफ या अपने ही देश में जो है वो शांति भंग करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर यहां पर शांति नहीं चाहते हैं और इन ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर यहां के ही दुश्मन बन गए हैं, यानी अपने ही देश के दुश्मन बन गए हैं। आपको बता दें अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन अमेंडमेंट एक्ट जो है 2008, उसके हिसाब से जमाते इस्लामी को 28 फरवरी 2019 को यूएपीए के तहत एक गैर कानूनी संगठन घोषित कर दिया है। यूएपीए के तहत जो मैंने आपको बताया, उसके तहत इस संगठन को जो है वो 28 फरवरी 2019 को गैर कानूनी संगठन घोषित किया है। यानी कानून की कोई मान्यता नहीं है, यह गैर कानूनी संगठन है, इसका कोई रुतबा नहीं है और यह पूरी तरह से देश विरोधी संगठन है। देश में ही रहकर देश के ही लोग मिलकर देश के खिलाफ ही सुराग करने में ये लोग लगे हुए हैं और इसमें भंडाफोड़ कर रही है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और लगातार सरकार भी इन सभी जो यहां पर सक्रिय लोग हैं, जो आतंकवादियों को पनाह देते हैं, फंडिंग करते हैं या देश विरोधी ताकतों को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर लगातार अब नकेल कसी जा रही है। इसके साथ साथ आपको यह भी बता दें एनआईए की अब तक की जांच से पता चला है, जो अब तक जांच हुई है उसमें यह पता चला है कि जमाते इस्लामी के सदस्य दान के साथ साथ शिक्षा और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने जैसे कथित धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए घरेलू और विदेश से धन एकत्र कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि इस तरह से पहले भी ऐसे कई सारे मामले सामने आए हैं और जो अभी तक एनआईए ने सामने रखा है, जो जांच में निकलकर सामने आया है, उसमें यह है, कथित तौर पर बताया गया है कि शिक्षा के नाम पर या स्वास्थ्य के नाम पर अलग अलग देशों में जाकर या विदेशों में जाकर जो है वो पैसा इकट्ठा किया जाता है और उसी पैसे का इस्तेमाल बाद में हथियारों में या बाकी जो गैर कानूनी चीजें हैं उसमें इस्तेमाल किया जाता है देश के खिलाफ, देश के विरुद्ध में। तो इसको लेकर ये पूरा जो है ये मामला अभी सामने आया है। इसके साथ साथ इस धन का उपयोग जो है वो जम्मू कश्मीर में हिंसक और अलगाववादी गतिविधियों के लिए किया जा रहा है। यानी कैसे जम्मू कश्मीर में हिंसा बढ़ानी है, कैसे आतंकवादियों को पनाह देनी है, कैसे आतंकवादियों के लिए हथियार उपलब्ध करवाने हैं या बाकी जो भी गैर कानूनी है या जो भी देश विरोधी काम है उनको बढ़ावा देने के लिए कार्य किए जा रहे हैं। उन्हें प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों जैसे हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर-ए-तैयबा और अन्य के माध्यम से भी
भेजा जा रहा है। जांच के दौरान यह भी पता चला है कि जमाते इस्लामी कश्मीर के प्रभावशाली युवाओं को बरगलाने, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं, यह पहला मामला नहीं है। लगातार इस तरह के जो संगठन है वो जमीन पर जाकर युवाओं को बरगलाने का काम करते हैं, युवाओं का माइंड वॉश करते हैं और उन्हें इस तरह के कार्य करने के लिए मजबूर करते हैं और अपने ही देश के खिलाफ खड़े होने के लिए जो है वो मजबूर कर देते हैं। जम्मू कश्मीर में हिंसक और अलगाववादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए नए सदस्यों की भर्ती करने में भी लगी हुई है। यानी पैसा इकट्ठा करो, पैसा आप शिक्षा और स्वास्थ्य के नाम पर इकट्ठा करो, लेकिन उसके बाद आप युवाओं को बरगलाओ, देश के खिलाफ उन्हें खड़ा कर दो और साथ ही साथ जो नए युवा हैं उनकी भर्ती करने के लिए भी आप उन्हें प्रेरित करो। इसी पैसे का ये मकसद है। एनआईए की पिछली जांच में यह भी पता चला है कि गिरफ्तार किए गए जो 4 आरोपियों में से एक जावेद अहमद लोन जमाते इस्लामी के नाम पर चंदा मांग रहा था और बैठकें आयोजित कर रहा था। अंदर अंदर से पहले चंदा जमा करो, उसके बाद बैठकें आयोजित करो अलग अलग जगहों पर। वह इन सभाओं में घृणास्पद भारत विरोधी भाषण देता था, भारत विरोधी यानी देश विरोधी भाषण देता था और बरगलाने का काम करता था, जहर उगलता था और लोगों को चंदा देने के लिए उकसाता था। इसके साथ साथ आदिल अहमद लोन के साथ उसने अन्य 2 अभियुक्तों मंजूर अहमद डार और रमीज अहमद कोंडू से गलत इरादे से हथियार और गोला बारूद भी हासिल किया है। तो कुल मिलाकर ये नई बात नहीं है। मैं आपको जो नई बात जो बता रहा हूं वो कोई नई बात नहीं है, ये एक अपडेट है। आप सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त क्या स्थिति बनी हुई है, किस तरह के हालात बने हुए हैं और कैसे अपने ही देश में लेकर अपने ही देश के लोग इस देश को खोखला करने में लगे हुए हैं, इस देश की सुरंग को जो है वो निकालने में लगे हुए हैं। आखिर ऐसे देश कैसे चलेगा अगर अपनी ही मानसिकता अपने देश के खिलाफ होगी। तो फिलहाल एनआईए की कार्रवाई जारी है। सरकार का यह सीधा सीधा रुख है कि जम्मू कश्मीर को आतंकवाद मुक्त बनाना है, जम्मू कश्मीर से आतंक को यहां से मुक्त करना है और आतंकियों से संबंधित जो भी गतिविधियां हैं या जो भी इनको पनाह देने वाले लोग हैं उनको यहां से मुक्त करना है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। मेरी सहयोगी आतिया इस वक्त आपके सामने आएंगी और आगे की जो अपडेट है वो आपके सामने रखेंगी। तरीके से बात की जाए अमेरिका की तरफ से यानी कि यूएस की तरफ से पहली बार इनविटेशन मिल रहा है इंडिया को। हालांकि पहले भी कहीं विजिट्स इंडिया की तरफ से किए गए हैं, लेकिन जो स्टेट विजिट है उसका इनविटेशन पहली बार इंडिया को मिला है। जहां पर अगर बात की जाए पहले भी जब नरेंद्र मोदी की बात की जाए, इससे पहले मनमोहन सिंह जब होते थे उसके टाइम पे भी उन्हें विजिट मिला था, लेकिन उसके बाद 14 साल के बाद आज पहली बार अगर हम बात करें यूएसए की तरफ से इंडिया को स्टेट विजिट जो है वो मिला है। अब बात करेंगे कि आखिर स्टेट विजिट क्या होता है, इसको इतनी अहमियत क्यों दी जा रही है। जिस तरीके से मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर हम नरेंद्र मोदी की बात करें, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हालांकि 9 साल से प्राइम मिनिस्टर रहे हैं इंडिया के, कई विजिट्स इन्होंने किए हैं। यूएसए की बात की जाए कई बार यूएसए गए हुए हैं, लेकिन वो जो ऑफिशियली विजिट तो था लेकिन स्टेट विजिट नहीं था। और पहली बार अमेरिका की तरफ से यानी कि अमेरिका के प्रेसिडेंट की तरफ से इन्विटेशन भेजा गया है इंडिया को कि वो जो है स्टेट विजिट वो करे। बताया भी जा रहा है कि 21 से लेकर 24 जून तक ये विजिट किया जाएगा। और अगर हम बात करें जो स्टेट विजिट होता है ये हाईएस्ट रैंक विजिट होता है, यानी कि जितने भी विजिट होते हैं उनसे ज्यादा हाईएस्ट रैंक इसको माना जाता है। जहां पर 2009 में भी मनमोहन सिंह जब थे उनके टाइम पे इनविटेशन भेजा गया था यूएसए की तरफ से इंडिया को, और उसके बाद 14 साल के बाद अब जो है फिर से इनविटेशन भेजा गया है इंडिया को। 14 साल के बाद पहली बार अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को इनविटेशन जो है वो मिला है। जहां पर बताया ये भी जाता है कि जो स्टेट विजिट है, हालांकि पहले भी मैंने आपको बताया कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कई बार यूएसए गए हैं, वहां का विजिट किया है, लेकिन ऑफिशियली भी विजिट किया है, लेकिन जो हाईएस्ट रैंक विजिट है उसका इनविटेशन पहली बार इंडिया को मिला है। यानी कि पहले भी मिला था लेकिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के टाइम पे ये पहली बार ऐसा होगा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इंडिया की तरफ से जाएंगे और इनविटेशन पूरे इंडिया को मिलता है, लेकिन जो रिप्रेजेंट करते हैं इंडिया को वही वहां पर जाते हैं। जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं और वो यूएसए जाएंगे। जहां पर अगर हम बात करें यूएसए की तरफ से इनविटेशन दिया जाता है और जो सेरेमनीज की जाती है इस विजिट के टाइम पे वो भी हाई लेवल सेरेमनीज की जाती हैं, यानी कि जो हाई रैंक होती हैं वो सेरेमनी जो है वो की जाती है, परफॉर्म की जाती है। जहां पर भी बताया जाता है कि जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यहाँ से जाएंगे तो वहां पर जो फ्लाइट लाइन
सेरेमनी होती है वो भी की जाएगी। उसके बाद से व्हाइट हाउस में इन्विटेशन भेजा जाएगा। वहाँ पर जो 21 गन सल्यूट यानी कि 21 तोपों की सलामी भी दी जाएगी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। इस तरह की जो सेरेमनी होती है वो की जाती है। उसके अलावा व्हाइट हाउस में डिनर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी करेंगे। उसके अलावा अगर हम बात करें प्रेसिडेंट जो है यूएसए के, वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ब्लेयर हाउस में स्टे करने की इन्विटेशन देंगे। यानी कि जो ब्लेयर हाउस होता है वो यूएस प्रेसिडेंट का गेस्ट हाउस होता है और वहाँ पे जितने भी अगर हम बात करें ऑफिशियल लोग होते हैं उन्हें वहाँ पर रहने की इन्विटेशन दी जाती है। और इस सेरेमनी में बात की जाए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को भी वहाँ पर इन्विटेशन दी जाएगी। उसके अलावा अगर हम बात करें जो ये विजिट किया जाता है वो उन्हीं कंट्रीज़ के साथ किया जाता है जिनके साथ फ्रेंडली रिलेशनशिप होते हैं। यानी कि जिस तरीके से यूएसए और इंडिया का जो रिलेशनशिप बन रहा है काफ़ी फ्रेंडली रिलेशनशिप है, उसी हवाले से इन्विटेशन भेजा जाता है। उसके बाद से जो सेरेमनी है वो की जाती है। अगर हम इस विजिट की बात करें तो ये 4 साल में एक ही बार होता है। यानी कि अगर इस बार प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट के लिए गए हैं तो अब जो है 4 साल तक कोई इन्विटेशन नहीं यूएसए भेज सकता है। 4 साल के बाद ही इन्विटेशन जो है वो भेजा जा सकता है। और उसके अलावा इससे पहले भी मैंने आपको कहा कि 2014 में भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूएसए का विजिट करने जाते हैं, लेकिन वो विजिट जो था वो वर्किंग विजिट था। और उसके बाद 2016 में भी जो वर्किंग लंच था उसके सिलसिले में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूएसए जाते हैं। और उसके बाद से 2017 में भी जो वर्किंग विजिट था वो किया जाता है। फिर 2019 में जो लास्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अमेरिका का विजिट किया था वो 2019 में था और उस टाइम पे जो डोनाल्ड ट्रंप थे उनके सरकार थी। जिस तरीके से इन्विटेशन जो है ये भेजा गया है, जहां पर एक चीज़ को जो है काफ़ी जोर दिया गया है एक चीज़ पे, जहां पर बात करें हम इंडो पैसिफिक की, और बताया भी जाता है कि इंडो पैसिफिक को पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, उसको स्ट्रेंथन किया जाएगा इस विजिट के टाइम पे, ऐसा जो है वो कहा जा रहा है। और ये स्टेट विजिट है जो कि सबसे हाईएस्ट रैंक विजिट माना जाता है, जिसमें काफ़ी सेरेमनीज भी की जाती हैं और वो सेरेमनीज भी काफ़ी हाईएस्ट रैंक की होती हैं। और इसके अलावा बताया भी जा रहा है कि जो विजिट होगा वो 21 से लेके 22 जून तक जो विजिट है वो होगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का इंडिया की तरफ से, जहां पर यूएसए ने इंडिया को इन्विटेशन भेजा है। और 14 साल में पहली बार ऐसा हुआ है। हालांकि पहले भी मैंने आपको कहा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पहले भी विजिट पे गए थे, लेकिन ये जो हाईएस्ट रैंक का विजिट था वो पहली बार होगा जहां पर खुद जो प्रेसिडेंट है यूएसए के वो खुद इन्विटेशन भेजते हैं। जहां पर अगर आगे पीछे की बात करें, आगे पीछे भी काफ़ी विजिट्स होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे मामले होते हैं कि अगर इंडिया का खुद का मामला है यूएसए के साथ तो इंडिया खुद से ही विजिट करेगा, या फिर कुछ प्राइवेट विजिट होते हैं। अगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का मन करे विजिट करने का तो खुद प्राइवेटी वहां पर जा सकते हैं। लेकिन जो ऑफिशियली है, जो वहां से इन्विटेशन भेजा जाता है, अगर हम बात करें यूएसए की तरफ से ऑफिशियली इन्विटेशन भेजा जाता है कंट्री को कि आप जो है विजिट करें, उसे स्टेट विजिट कहा जाता है, जो कि इंडिया अब करेगी। 21 जून से लेके 22 जून तक ये विजिट करेगी। और 2009 में लास्ट टाइम पे इन्विटेशन भेजा गया था, जब अगर हम बात करें मनमोहन सिंह थे, और उसके बाद अब जो है 14 साल के बाद इन्विटेशन भेजा जा रहा है, जहां पर काफ़ी हाई लेवल सेरेमनीज की जाएंगी और काफ़ी चीज़ें डिस्कस भी की जाएंगी। और फिलहाल जो तैयारियां हैं वहाँ पे वो शुरू कर दी गई हैं। अब जून की बात करें तो 22 जून से 24 जून के बीच में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वहाँ पर विजिट करेंगे, वहाँ व्हाइट हाउस में जाएंगे। व्हाइट हाउस में जो लंच है वो होगा, और जो हाई रैंक लेवल की जो सेरेमनीज है, हाई रैंक की सेरेमनीज है वो की जाएगी, और 21 तोपों की सलामी है वो भी दी जाएगी। अब बढ़ जाते हैं अगली खबर की तरफ, जहाँ पर अगर हम बात करें आईपीएल की, तो आईपीएल के हवाले से जो है साहिल किरनी आपको अपडेट करेंगे। के जहन में यही सवाल आता है, महेंद्र सिंह धोनी कब रिटायरमेंट लेंगे? क्या आप जानते हैं कब वो रिटायरमेंट लेंगे? कल का जो मैच खेला गया सीएसके और केकेआर के बीच में, बड़ा दिलचस्प मैच रहा वो, और परफॉर्मेंस सीएसके का इतना अच्छा नहीं रहा चेपक में, पर केकेआर ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, जिसकी वजह से केकेआर अभी भी प्लेऑफ्स की दौड़ में बनी हुई है और चेन्नई का बाहर होने का भी आसार है। ये तो बड़ी ही इंटरेस्टिंग आईपीएल चल रही है। यहाँ पे सिर्फ अभी तक दिल्ली बाहर हुई है, बाकी टीम्स जो हैं उनका अंदर आने का अभी भी चांस है। सिर्फ ये है कि जो लास्ट मैचेस बचे हुए हैं वो एक किस्म के नॉकआउट मैचेस हैं, उन पे निर्भर करेगा। पर उन सबके बीच में जो महेंद्र सिंह धोनी की बात है, वो तो हमेशा अपने डिसीजन के लिए जाने जाते हैं और बड़े गुपचुप तरीके से अपना डिसीजन लेके चले जाते हैं। जिस तरह उन्होंने 2014 में टेस्ट की कप्तानी छोड़ी, 2017 में उन्होंने वनडे की और T20 की कप्तानी छोड़ी, और 2020 में संन्यास ले लिया।
एकदम से उन्होंने संन्यास का अनाउंस किया था, किसी को पता नहीं था कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले रहे हैं। और यही सब कुछ देखने के लिए कल के मैच में भी मिला, क्या पता चेपैक में जो मैच खेला गया कल वो आखिरी मैच हो, क्योंकि वो लैप ऑफ ऑनर उन्होंने लिया वहाँ पे। और जिस तरह से CSK ने वहाँ पे महेंद्र सिंह धोनी थे खड़े हुए, तो महेंद्र सिंह धोनी के साथ टीम के सभी मेंबर्स और खिलाड़ियों ने वहाँ पूरे स्टेडियम का चक्कर लगाया। और जो बॉल्स हैं वो रैकेट एक हाथ में उनके देखा गया महेंद्र सिंह धोनी के, और बॉल्स जो हैं अपने फैंस को स्टैंप लगी हुई अपनी साइन की बॉल जो हैं वो फेंकते हुए नजर आए। और उसके साथ साथ उन्होंने उससे पहले उन्होंने टी शर्ट जो हैं उनको दे दी थी फैंस को अपने। तो वैसे ये कोई नई चीज़ नहीं है, जब भी चेन्नई अपना आखिरी लीग मैच या आखिरी मैच अपने घर पे खेलती है तो इसी तरह से वो करती हुई नज़र आती है। और इस बारी भी कल उन्होंने चेन्नई ने इस तरीके का ही करते हुए नजर आए, अपने फैंस को खुश करता हुआ नजर आए और अपने फैंस का आभार जताते हुए नजर आए कि इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए हमारी टीम को। तो इन सब चीज़ों के बीच में हम ये नहीं कह सकते हैं, बिल्कुल ये नहीं कह सकते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी का ये आखिरी मैच था। क्या पता वो अगली लीग भी खेलें, पर ये है कि अटकलें अब लगाई जा रही हैं, क्योंकि जिस तरह से सुनील गावस्कर भी उनके पास पहुंचे और उनसे ऑटोग्राफ लिया अपनी शर्ट के ऊपर, तो लगता है कि कहीं ना कहीं महेंद्र सिंह धोनी अब चोटिल भी हुए थे। अब इस तरह से उन्होंने पहले भी एक अपना बयान जारी किया था कि अब मेरे से भागा नहीं जाता है, मैं सिर्फ छक्के लगाने के लिए क्रीज पे आता हूं। तो लगता है शायद ये उनका आखिरी हो। तो बात करते हैं IPL की, तो IPL में बहुत इंटरेस्टिंग मैचेस चल रहे हैं। जैसे मैंने पहले ही कहा, हर एक मैच जो है हर एक टीम के लिए नॉकआउट रहने वाला है। अभी तक फिलहाल सिर्फ एक टीम है गुजरात टाइटंस जिसने प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर लिया है। ये हम 99% कह सकते हैं, ये भी 100% श्योर नहीं है, पर ये कर लिया है। ये है कि वो चौथे स्थान पे पहुंचेगी, पर पहुंच जाएगी। पर उसके बाद जितनी भी टीम्स हैं, अगर हम बात करें मुंबई की, अगर बात करें चेन्नई की, LSG की, सनराइजर्स हैदराबाद की, RCB की, KKR, तो भी चांस है उसका आने का। तो ये टीम्स बड़ी ही अजीब सी चल रही है। दिल्ली तक जो है हम कह सकते हैं कि दिल्ली बाहर है, पर उसके बाद वाली टीम्स जो है दूसरी टीमों के पर निर्भर है, उनकी हार जीत पर निर्भर है कि वो शायद प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर जाए। आज का मैच जैसे गुजरात का मैच है, अहमदाबाद में खेला जाएगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, और वो मैच हैदराबाद का है। हैदराबाद को अगर प्लेऑफ्स की दौड़ में रहना है तो ये मैच उसको जीतना बहुत ज़रूरी है, और वो अगर जीतती है तो प्लेऑफ्स के लिए बनी रहेगी। वो भी निर्भर करेगी बाकी टीम्स के ऊपर, बाकी टीम्स की हार जीत पे निर्भर करेगी हैदराबाद का अंदर होना। और अगर गुजरात जीत जाती है तो गुजरात पहले नंबर के लिए प्लेऑफ्स में क्वालिफाई कर जाएगी। ये तो एक अच्छी बात भी है। और ये इस ग्राउंड में हमेशा हमने स्कोर्स देखे हैं, बड़े स्कोर्स लगते हैं, और आज का मैच भी हाई स्कोरिंग ही रहने वाला है। बहरहाल बात करें अगर हम बारिश की, तो बारिश का यहाँ पे कुछ अंदेशा नहीं लगाया जा रहा है। बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर, और अगली खबर जो है जसलीन कौर हमारी सहयोगी आप तक पहुंचाएंगी। सिक्योरिटी के हवाले से ये खबर है कि किस तरह से सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। G20 सम्मेलन हाल ही में होने वाला है, उसी पर ज़्यादा जानकारी देंगी जसलीन। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, बात करेंगे। अब बात करें G20 के हवाले से, तो आपको बता दूं कि G20 को लेकर सुरक्षा जो है वो पुख्ता कर दी गई है। इससे पहले अगर बात करें तो रजौरी में जहां पर ड्रोन और पटाखों की बात करें तो उस पर प्रतिबंध लगाया गया था। उसके बाद रामबन डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो प्रशासन की तरफ से वहां पर भी जो है प्रतिबंध लगा दिया गया। बताया जा रहा है कि ड्रोन का इस्तेमाल, और वहीं शादियों की समारोह की बात करें तो शादियों में भी आतिशबाजी जो लोगों द्वारा की जाती है उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। आपको बता दूं कि जिला मजिस्ट्रेट की बात करें, मुसरत इस्लाम ने यह आदेश जो है वो जारी किया है, और उनके अनुसार यह बताया गया है कि पटाखों के उपयोग की अगर बात करें तो फिलहाल, और ड्रोन के उड़ाने की भी बात करें तो उस पर प्रतिबंध ही रहेगा। और ये कदम जो है SSP के आग्रह पर जो है उठाया गया है। और इससे पहले जिस तरह से रजौरी की बात करें वहां पर भी ये कदम उठाया गया, और पुंछ के बाद अब ये जो है रामबन में भी इसे जो है लागू कर दिया गया। और बताया गया है कि क्योंकि लगातार जिस तरह से G20 को लेकर पहले ही हाई अलर्ट जो हैं जारी कर दिए गए हैं, और इसी बीच कड़ी सुरक्षा रहे तो इसको लेकर भी ध्यान में रखते हैं। और ये भी बताया गया है कि लगातार जिस तरह से शादी समारोह काफी ज्यादा रहते हैं, और ऐसे में लोग जो आतिशबाजी करते हैं, ऐसे में तमाम सुरक्षा बलों की बात करें तो उन्हें कहीं ना कहीं आतिशबाजी के चलते जो है कुछ इस तरह की घटनाएं जो है नजर आती हैं। और जिस चीज को देखते हुए उन्होंने बताया कि फिलहाल इस पर जो है प्रतिबंध ही रहेगा। इसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि इसमें G20 और सुरक्षा की अगर बात करें तो मद्देनजर ही जो है, सुरक्षा के मद्देनजर ही कदम उठाया गया है। और इसमें आदेश की
जो उल्लंघन करेगा उस पर जो है सख्त कार्रवाई जो है वो की जाएगी और लोगों को ये साफ तौर पर चेतावनी दी गई है। और इसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि अगर बात करें कि जो पटाखों के भंडारे होते हैं या बिक्री होती है उपयोग पर भी जो है उस पर भी प्रतिबंध जो है लगा दिया गया है। और जिला मजिस्ट्रेट विकास कुंडल की बात करें तो उन्होंने सभी अधिकारियों को ये आदेश दिया है और ये कहा है कि इस ऑर्डर का पालन जो है वो सुनिश्चित करें और इससे जो है जनता में प्रसारित करने को कहेंगे यहाँ, ताकि लोगों को भी इस ऑर्डर की अवेयरनेस हो। तो इस चीज पर भी जो है उन्हें ध्यान देना है। और जो सीनियर पुलिस ऑफिशियल्स हैं उनके साफ तौर पर कहा है कि जितने भी शादी के प्रोग्राम्स रहते हैं उस दौरान जो है पटाखों का उपयोग जो है सुरक्षा बलों के भी जो है भ्रम पैदा कर रहा है। तो इसी वजह से जो है पटाखों पर प्रतिबंध लगा है और पटाखों के शोर से कई बार जो है आतंकी हमले जैसी आशंका जो है वो उत्पन्न हो जाती है। और वर्तमान में जो सुरक्षा परिदृश्य के दौरान जो है केसरी हिल इलाके में अगर बात करें जो आतंकी हमले का जवाब देने के लिए पटाखों का भी जो है प्रयोग भ्रम पैदा कर रहा है। तो ऐसे में इसी चीज को देखते हुए उन्होंने प्रतिबंध लगाया है। इससे पहले कई इलाकों की बात करें तो वहां पर भी आपने देखा किस तरह से सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। और लगातार कश्मीर में खासतौर पर बात करें तो वहां पर नाकों के साथ साथ हर गाड़ी की जो है पूछताछ भी की जा रही है और उसके बाद ही जो है उन्हें आगे जाने की भी अनुमति दी जा रही है। फिलहाल जितने भी सीमा से सटे हुए इलाके हैं वहां पर भी सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की रुख करेंगे जहां पर मेरी सहयोगी पल्लवी जो है अगली खबर से आपको रूबरू करवाएगी। कुछ दिनों पहले कश्मीर के डल लेक से ये जो तस्वीरें आपने देखी ये सामने आई, जिसमें कि बताया गया कि एक अलग से स्पीशीज जो है वो फिश की डल लेक से मिली है। और इसके बाद से हॉर्टिकल्चर और साथ ही साथ पिसीकल्चर डिपार्टमेंट ने इसके ऊपर स्टडी शुरू कर दी और इसके बाद ये पता चला कि ये एलिगेटर गार है जो कि नॉर्थ अमेरिका में पाई जाती है। लेकिन अब यही मछली जो है वो बाकी जो मछलियां हैं जो कि डल लेक में रहती हैं उनके लिए खतरा है। ऐसा क्यों है इसके बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से एलिगेटर गार की बात कही जा रही है तो एलिगेटर गार को इकोसिस्टम के लिए एक थ्रेट बताया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि ये फिश एक प्रेडेटर है जो कि बाकी मछलियों को खा जाती है। और इस बीच अगर ये क्योंकि नॉर्थ अमेरिका में पाई जाती है और इस तरीके से अगर ये मछली डल लेक में रही और इससे इसकी और भी स्पीशीज डल लेक में रही तो जो यहाँ की लोकल मछली है वो खत्म हो जाएगी। तो इससे इकोसिस्टम इम्बैलेंस होने का खतरा बना हुआ है। और ये भी कहा जा रहा है कि एलिगेटर गार जो कि नॉर्थ अमेरिका में पाई जाती है इसे यहाँ पर जानबूझकर स्पीशीज को ग्रो किया जा रहा है क्योंकि जो यहाँ की मछली है उसको खत्म किया जाए, इकोसिस्टम में इम्बैलेंस क्रिएट किया जाए। इसी के साथ आपको ये बता दें द लेक कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी ने एलिगेटर गार को पकड़ा और उसके बाद से शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में इसको लेकर जो एनालिसिस है वो किया गया, रिपोर्ट बनाई गई और रिपोर्ट से सामने आया कि ये एक तरीके का थ्रेट है जो कि यहाँ पर जो लोकल मछलियां हैं जो कश्मीर के डल लेक में पाई जाती है उनके लिए, क्योंकि बेटर है बाकी मछलियों को खा जाती है, जिस वजह से फिशरीज डिपार्टमेंट और फिशरीज डिवीजन ऑफ शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ने ये कहा है कि इस पर बहुत जरूरी है कि ये भी चेक किया जाए कि डल लेक में क्या बाकी और भी इसी तरीके से ये एलिगेटर गार मछलियां मौजूद हैं या नहीं, क्योंकि इस पर चेक रखना बहुत जरूरी है। अगर इस तरीके की और स्पीशीज वहां पर हैं तो बाकी जो स्पीशीज मौजूद हैं वो खत्म हो जाएंगी और डल लेक पूरे तरीके से प्रेडेटर मछलियों से भर जाएगा और इससे इकोसिस्टम इम्बैलेंस होने के पूरे चांसेस हैं। तो इसके बाद से अब इसको लेकर एनालिसिस शुरू किया जा रहा है, रिपोर्ट्स बनाई जा रही हैं और डल लेक में इसी तरीके से और एलिगेटर गार्स हैं या नहीं इसको लेकर भी जो वहां पर डिपार्टमेंट्स हैं वो काम करते हुए नजर आ रही हैं। तो अब देखना ये है कि इकोसिस्टम पर जिस तरीके से इम्बैलेंस क्रिएट करने की बात कही जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि प्रेडेटर फिशेस की अगर स्पीशीज और रही, क्योंकि जो नॉर्थ अमेरिका में पाई जाती हैं और पहले भी बिहार में इसी तरीके से ये एलिगेटर गार मिली थी जहां पर इस पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया गया था और ये कहा गया था कि अगर कोई भी इस एलिगेटर गार की आगे ब्रीडिंग करता है तो उस पर कार्यवाही होगी। इसी तरीके से अब जम्मू कश्मीर में भी जरूरत है कि एलिगेटर गार पर बैन लगाया जाए, क्योंकि ये स्पीशीज वो है जो नॉर्थ अमेरिका में पाई जाती है और एक प्रेडेटर है जिससे कि जिस एरिया में ये मछली रहेगी उस एरिया की जो बाकी मछलियां हैं उसकी स्पीशीज पर इसका खतरा मंडराता रहेगा। तो जिस तरीके से हमने आपको ये पूरी जानकारी दी और आज की न्यूज रूम लाइव में जहां हमने आपको बताया अलग अलग खबरों से वाकिफ कर
करवाया, स्पोर्ट्स के बारे में जानकारी दी, जम्मू कश्मीर में क्या चल रहा है उसके बारे में भी रूबरू करवाया। तो चलिए आज की न्यूज़ रूम लाइव में सिर्फ इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।